नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां 3 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 जिलों के दौरे पर सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ 3 जिलों का दौरा करते हुए लोकसभा चुनाव से पहले जनता को साधने की कवायद करेंगे। इसी कड़ी में बुलंदशहर, हाथरस, नोएडा में प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सुबह तकरीबन 11:30 बजे सेवा सदन आगरा में उनका कार्यक्रम है। वही हाथरस जनपद से बुलंदशहर के लिए सीधा रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वह तकरीबन 1:30 बजे निकुंज हॉल नुमाइश मैदान में सम्मेलन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बुलंदशहर जिले से ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बैक टू बैक 3 जिलों के दौरे पर है सीएम योगी। वही दोपहर 3:40 पर नोएडा में प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ताबड़तोड़ पश्चिमी यूपी को साधने की कवायद में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जनपदों का दौरा करेंगे। बुलंदशहर, हाथरस, नोएडा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तकरीबन आपको बताते चले कि 11:30 बजे का वो समय होगा जब सेवा सदन आगरा रोड पर कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही हाथरस जनपद से बुलंदशहर के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज रवाना हो जाएंगे। तकरीबन 1:40 पर निकुंज हॉल नुमाइश मैदान में सम्मेलन होगा। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मेलनों में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर 3 जनपदों की जनता को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की आज भी रहेगी। पश्चिमी यूपी पर बीजेपी का खास फोकस है। पश्चिमी यूपी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि पश्चिमी यूपी पर बीजेपी का खास फोकस है और पश्चिमी यूपी को साधने की कवायद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी यूपी के 3 अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। अभिनव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए, जहां बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के जरिए तकरीबन 7 से 8 लोकसभा सीटों को साधने की कवायद करते हुए नजर आए और ठीक एक दिन बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ 3 अलग अलग जनपदों के दौरे पर जाएंगे। कहां कहां उनका क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित है अभिनव? जी बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आज हाथरस और नोएडा जाएंगे। वहां पे वो प्रबुद्ध सम्मेलन के तहत जनता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं और बीते कई दिनों से वो पश्चिम यूपी के कई जिलों में जा चुके हैं। चाहे हम मेरठ की बात करें, चाहे हम मथुरा की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें या अन्य जिलों की। तो उसी क्रम में आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पश्चिमी यूपी के दौरे पे रहेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिम में बीजेपी की जो जमीन है उसको मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं और उसी क्रम में बीते दिनों आपने देखा कि स्वतः प्रधानमंत्री मोदी मेरठ आए। वहां पे उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। जो मेरठ से प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, उनके समर्थन के लिए लोगों से वोट की भी अपील की। इस दौरान कई नेता भी उनके साथ शामिल हुए। तो सीएम योगी भी इसी क्रम में जो है वो पश्चिमी यूपी में मजबूती लाने के लिए इस बार कोई कसर नहीं छोड़ा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी जो है वो सदैव बीजेपी के लिए चिंता का विषय रहा है। वहां से बीजेपी को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहा है और इस बार आरएलडी जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में है। तो पश्चिमी यूपी से बीजेपी खास आशा करके चल रही है। बिल्कुल ठीक कहा अभिनव कि 13 साल बाद अब जब आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो लाजमी है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है देखने को मिले। लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के दौरे पर है, पश्चिमी यूपी को साधने की कवायद कर रहे हैं, तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का असर वोटिंग पर पड़ सकता है क्या? जी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है सबसे पहले हाथरस जाएंगे, फिर वहां से वो बुलंदशहर के लिए रवाना होंगे और फिर बुलंदशहर के बाद शाम तक वो नोएडा जाएंगे। सीएम योगी लगातार पश्चिम यूपी को साधने में जुटे हैं और क्योंकि पश्चिम यूपी जो है वो लगातार कई बार किसान आंदोलन हो या तमाम अन्य मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय रहा है। अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी कई सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी ने बहुत कम मार्जिन से जीत हासिल की थी। मेरठ सीट की बात करें तो वहां भी बहुत कम मार्जिन था। इसके अलावा कई सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम में हार का सामना करना पड़ा था और आरएलडी जो है अब उनके साथ गठबंधन में है और प्रधानमंत्री खुद भी जो है वो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पश्चिम यूपी से ही उन्होंने चुनावी श्रृंखला शुरू की है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो है वो पश्चिम में अपने आप को मजबूत करने के लिए जो है वो जमीन पे उतर चुकी है और लगातार जो उनके सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो लगातार पश्चिमी यूपी के दौरे पर है और इसी क्रम में आज जो है मुख्यमंत्री बुलंदशहर, हाथरस और नोएडा जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारियां और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
आज यानी कि 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की शुरुआत हो रही है और आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घट गए हैं। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा एसबीआई ने डेबिट कार्ड की एनुअल मेंटेनेंस फीस में भी बढ़ोतरी की है। तो आज 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है। इसी के साथ ही देश भर में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। आज से देश में कई बड़े बदलाव होंगे, जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 32 रुपए की छूट देखने को मिलेगी। तो वही नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के दौरान कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदना अब महंगा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ते हुए हैं, 32 रुपए सस्ते हुए हैं। इसके अलावा कई अन्य बड़े बदलाव किए गए हैं और साथ ही साथ सरकार की तरफ से 31 मार्च तक गाइडलाइन दी गई थी कि सभी को अपने आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करने होंगे। जिन्होंने अब तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, उनके पैन कार्ड आज से अमान्य करार दिए जाएंगे, यानी कि रद्द हो जाएंगे। और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही अब कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं। तो आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। 2024-25 नए वित्तीय वर्ष आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना महंगा हो जाएगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घट गए हैं और कई अन्य भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि बिना केवाईसी वाले फास्ट टैग अब बंद हो जाएंगे और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदना तो महंगा हो ही गया है, लेकिन इनकम टैक्स भरने के लिए डिफॉल्ट में न्यू टैक्स रिजीम भी जारी हुई है। फॉरेन ईटीएफ में अब निवेश नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। रुक करेंगे अभिनव का, जो इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज से नए वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ नया और बड़ा परिवर्तन आज पूरे देश में देखने को मिलेगा अभिनव? जी बिल्कुल, देखिए आज से देश में नए वित्तीय वर्ष की जो है वो शुरुआत हो रही है और सबसे अहम जो इसमें बातें हैं उनमें से जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी कीमत आज घट रही है। 32 रुपए उसका जो दाम है वो कम हो रहा है। वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद को लेके तो उनकी आज से कीमत बढ़ जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों तरफ से इसमें फायदा नुकसान भी है, क्योंकि जहां एक और सिलेंडर के दाम है वो कम हो रहा है, तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए जो खरीदने का अमाउंट था वो अब उसमें टैक्स की जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा बात करें तो एसबीआई के जो डेबिट कार्ड की एनुअल मेंटेनेंस फीस होती है वो भी बढ़ जा रही है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि पैन कार्ड, आधार कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कई नियमों में आज से बदलाव हो रहा है और तमाम अन्य कई नियम है जिनको अब तक जो है अमल में नहीं लाया गया था और 31 मार्च का लास्ट डेट थी। उसके बाद आज 1 अप्रैल से कई जो नियम है वो बदल रहे हैं। तो बिल्कुल, देखिए अभिनव, आज से टोल टैक्स भी महंगा हो जाएगा। तकरीबन कितने रुपए की बढ़ोतरी अब से टोल टैक्स में देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है वो कई जगहों पे टोल टैक्स भी महंगा हो जाएगा। एक आंकड़ा सामने आया था, उसके मुताबिक 1 अप्रैल से जो है वो टोल टैक्स जो है वो महंगा होना था और ये सभी वाहनों के लिए, चाहे छोटे वाहन हो चाहे बड़े वाहन हो और कमर्शियल हो प्राइवेट हो, सभी जितने भी प्रकार के वाहन हैं उनको आज से सड़क पे चलना महंगा हो जाएगा। इसके अलावा कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसके दाम जरूर कम होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाहन की खरीद में भी जो है वो आज से जनता को थोड़ा सा झटका लग सकता है और जो है दाम है इनके वो बढ़ाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभिनव, अब आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत तो हो रही है, कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं इससे आम जनता की जेब पर क्या असर होगा और देश की इकोनॉमी पर कितना असर पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए ये नया वित्तीय वर्ष जो आज से लागू हो रहा है इसमें पहले से जो है वो वित्त मंत्री ने आके जो है वो बजट पूरा रखा था। अगर आप देखिए तो जनता को जहां एक और राहत मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर उसको महंगाई का भी इसमें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से 32 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर में कम हो, ये कहीं ना कहीं जनता के लिए एक राहत की बात है। लेकिन वहीं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में देखें तो खरीद बढ़ रही है। इसके अलावा एसबीआई ने जो है उनका डेबिट कार्ड है उसकी एनुअल मेंटेनेंस जो फीस है उसको बढ़ा दी। इसके अलावा जो इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित कई नियम है। इसके अलावा बात करें जो फास्टैग से संबंधित नियम है, जो केवाईसी नहीं है जिन फास्टैग में, इसके अलावा जो पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं लिंक है, तो उन सभी को भी एक झटका लगेगा, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट लंबे समय से जो है वो लोगों को जागरूक करते आई है और जिन लोगों ने 21 मार्च तक ये सभी तमाम चीजों को पूरा नहीं किया है उनको जरूर इसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल बैठक कर लोकसभा चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है। इसके साथ ही बनारस के अपने कार्यकर्ताओं से अपने शहर का हालचाल भी जाना है। वहीं पीएम ने चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही जीत का चुनावी मंत्र भी दिया है। आज का उद्देश्य सबसे पहले तो हम कार्यकर्ता उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह परिवार है, जैसा कि मोदी का परिवार, तो हम सब उस परिवार के सदस्य हैं। आज वर्चुअल और एक लाइव कार्यक्रम से, ऑडियो लाइव कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग टिफिन बैठक में जुड़े हुए हैं। क्या क्या बातें कही? माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो जो पहला सबसे शब्द कहा कि जैसा कि 2014 में जब उन्होंने नामांकन किया था कि मैं आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो अवश्य माननीय प्रधानमंत्री जी को माँ गंगा ने बुलाया। और आज प्रधानमंत्री जी का जो कथन था कि माँ गंगा ने उन्हें गोद लिया, तो बिल्कुल सही बात है। जीत का मंत्र है कि 4 जून 400 पार, और 400 पार वो होगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जब से हमारे 2014 से आए हैं, इतना ज़्यादा विकास हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। विकास की गति एकदम बहुत तेज चल रही है, हर क्षेत्र में विकास है। चाहे वो आप कहिए कि उज्ज्वला गैस हो गरीबों के यहाँ, या फिर आयुष्मान हो, या फिर गरीबों को राशन हो। गरीब तो समझ जाइए कि जो भूखे मरते थे, आज ये दशा है कि उनके घर में इतना राशन है, इतना सब कुछ है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। जी, ये हमारा परिवार है ना, प्रधानमंत्री जी के हम लोग परिवार हैं, और हम लोग उनके मतलब समझ जाइए कि कोई बेटी है, कोई बहू है, कोई बहन है, कोई बेटा है, कोई भाई है, तो वो हमारे परिवार के एक हमारे बड़े भाई हैं, और उनके मार्गदर्शन पे ही हम लोग चलते हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे शैलेंद्र का, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली टिफिन बैठक की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ ही महिलाओं को जीत का चुनावी मंत्र दिया है, और क्या कुछ बड़ी बातें पीएम ने इस दौरान कही हैं? इससे बताते चले, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से हमेशा रूबरू होते हैं, और इसके साथ साथ वर्चुअली अगर बातें की जाए तो संपर्क में अक्सर रहते हैं। जब भी आते तो सौगात देते हैं वाराणसी में। तो इसी अंतर्गत मेरा परिवार के अंतर्गत, अगर मोदी का परिवार अंतर्गत के अंदर बातें की जाए तो टिफिन बैठक जो करवाई गई थी, उसमें लगभग हर एक बूथ के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे इनके, वो सबके साथ बैठक किए, और सब लोगों ने प्रधानमंत्री की आवाज को सुनना चाहा कि उनके आखिरी संदेश क्या है, किस तरीके से क्या संदेश देना चाहते हैं। और इसी के अंतर्गत में वाराणसी में 2 लोगों से यहाँ पे उन्होंने बात भी की, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए कार्य करते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने जानकारी ली कि कैसे आप जाएंगे प्रचार करने के लिए, किस तरीके से प्रचार करेंगे, क्या बताएंगे, यदि कोई पूछता है तो क्या बताते हैं आप, और गर्मी में कैसे प्रचार करेंगे, कैसे अपना ख्याल रखेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने बोलते बोलते थोड़ा सा फिर उन्होंने एक बात कही उसमें कि जब 2014 में मैं जब चुनाव लड़ने आया था तो मेरे दिल से निकला था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। ये शब्द उनके निकले प्रधानमंत्री के। तो इससे भी काफी जो जीत के जो मंत्र हैं, और जो उत्साहित जो उनके जो कार्यकर्ता जो हैं, बीजेपी के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो जुड़े हुए हैं लोग, वो अपने नेता के इसे हेलो, बिल्कुल शैलेंद्र जी, सुन पा रहे हैं हम आपको जी। तो अपने नेता की आवाज को सुनना चाह रहे थे, अपने प्रधानमंत्री की आवाज को सुनना चाह रहे थे, अपने सांसद की आवाज को सुनना चाह रहे थे, और उसके बाद उनके हर एक विचारों को सुनकर और जीत का मंत्र प्राप्त किए। इसके साथ साथ बिल्कुल ठीक है शैलेंद्र, जीत का मंत्र तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया है, महिलाओं को संबोधित किया है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अजय राय चुनावी मैदान में उतरे, तो अजय राय का मुकाबला एक बेहद ही बड़ी पर्सनैलिटी से है, जो विश्वविख्यात एक नेता है। तो क्या लगता है इस बार विपक्षी दलों का ये जो नया हथियार है, ये चल पाएगा क्या बनारस में? देखिए, अजय राय का जो कैरियर जो शुरू हुआ
वो सबसे पहले बीजेपी से ही शुरू हुआ था। उस समय कोलसला विधानसभा हुआ करता था वाराणसी का, जहाँ पे उदल थे, 9 बार के लगातार विधायक थे, उनको इन्होंने शिकस्त दी थी और अपनी पार्टी की शुरुआत की थी। काफी सुर्खियों में थे अजय राय। बीजेपी के टिकट से इन्होंने पहली बार सफलता हासिल करके विधानसभा में रुख किया था। उसके बाद फिर मंत्री भी रहे अजय राय बीजेपी से। मगर ये जो बागी जो तेवर जो हुए मुरली मनोहर जोशी के चलते हुए, जब 2009 का लोकसभा चुनाव था, उस समय जो है अजय राय ने यहाँ पे समाजवादी पार्टी का दामन थामा और उससे चुनाव लड़े। और उसी समय मुख्तार अंसारी जो फिर 2009 में ये भी बीएसपी से चुनाव लड़े थे उस समय। मगर 17,000 वोटों से उस समय अजय राय के चलते जो है मुरली मनोहर जोशी केवल महज 17,000 वोटों से केवल जीत दर्ज करा पाए थे। तो अजय राय ने काफी कड़ी से इनको टक्कर दी थी बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी को। तो बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शैलेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासत लगातार पुरजोर तरीके से जारी है। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी गाजीपुर मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पहुंचे। इसी बीच मऊ विधायक अब्बास अंसारी के पैरोल मिलने के सवाल पर सांसद अफजाल अंसारी ने बयान भी दिया। उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि अब्बास अंसारी को पैरोल पर नहीं बल्कि पूर्ण रूप से जमानत पर बाहर लाने का प्रयास लगातार जारी है। तो पहले इन 2 तस्वीरों पर गौर करते हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार अंसारी के घर उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। तो वही इस दौरान बयानबाजियों का भी दौर जारी रहा। दुर्भाग्य है सबके लिए, देश में कानून और व्यवस्था है। अब्बास कासगंज जेल में बंद हैं। उनकी कई 3-4 मुकदमा तो मऊ में चुनाव के दौरान उनके खिलाफ लिख दिया गया आचार संहिता उल्लंघन का। 2-3 मुकदमे और उनके ऊपर है। जब वो नेशनल चैंपियन हुआ था, गोल्ड मेडल मिला था उसको निशानाबाजी में, तो उसने अपने लाइसेंस को, जो यूपी का लाइसेंस था, दिल्ली ट्रांसफ़र करा लिया था। उसमें क्या कमियां रह गई उसको आधार बना के एक मुकदमा, एक वहाँ की लखनऊ की एक ज़मीन को लेके एक मुकदमा, एक गाजीपुर की किसी ज़मीन को लेकर मुकदमा, ये सब लिखवाया गया है। ज़्यादातर मामलों में उसकी जमानत हो गई है। 2 मामले ऐसे रह गए हैं जिसमें अभी एप्लीकेशन उसकी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसमें उसको शामिल कराने के लिए सीधा सा है कि पेरोल का नियम है कि पुलिस कस्टडी में किसी के परिजन की अगर इस तरह से मौत होती है तो उसके दाह संस्कार या मिट्टी में शामिल होने के लिए किसी को दिया जा सकता है। इस आधार पर हाईकोर्ट में दरखास्त दी गई, लेकिन अफसोस ये रहा कि जिस कोर्ट में ये दरखास्त पड़ी और जहाँ सुनवाई होनी थी, चूंकि वो एमएलए हैं इसलिए एमपी एमएलए कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है, तो वो कोर्ट उस दिन बैठी ही नहीं। तो गाजीपुर से पवन मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, लगातार मुख्तार के घर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीते दिनों जहां स्वामी प्रसाद मौर्य, असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे तो उस मामले पर सियासत और तेज हो गई। क्या अभी और कोई नेता भी पहुंच सकता है मुख्तार अंसारी के घर उनके परिजनों से मुलाकात करने? जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार नेताओं के आने का क्रम जारी है। इसी बीच कल दोपहर स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्तार अंसारी के आवास पहुंचे और उन्होंने मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दी और उसके साथ ही उनके परिजनों से मुलाकात की। आपको बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ठीक कुछ घंटे बाद, यानी 7-8 घंटे बाद यह सूचना मिली थी कि देर रात तक ओवैसी भी पहुंच सकते हैं। और आपको बताते चले, जैसे ही ओवैसी की जानकारी मिली कि मुख्तार अंसारी के आवास पर पहुंचेंगे, उनके आवास के बाहर काफी भारी मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। और जैसे ही लोगों के बीच ये खबर गई कि नहीं, मुख्तार अंसारी के आवास पर ओवैसी पहुंच रहे हैं, लोगों की लगातार भीड़ बढ़ती गई। और भीड़ का आलम यह था कि फिर से गाजीपुर के जो एसपी आ रहे हैं उनको आके फिर से विधायक से ये कहना पड़ा कि आप फिर से लोगों को समझाइए कि कृपया यहाँ पे भीड़ एकत्रित न करें। और आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी के आवास पर ओवैसी पहुंचे तो उससे पहले ही मीडिया पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। खुद विधायक मनु अंसारी के द्वारा मीडिया को दूर करने का दिया गया था निर्देश, जिसमें विधायक के निर्देश के बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर मीडिया को बैरिकेडिंग के पार कर दिया।
सामने पर जब से मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सार्वजनिक हुई तब से सियासत भरपूर तरीके से देखने को मिल रही है, लेकिन अब जिस तरीके से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जो सियासी चीजें हैं उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है गाजीपुर के जरिए? जी, आपको बिल्कुल बताते चले कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्तार अंसारी के आवास पे पहुंचे थे, तो फिर जब वो आवास से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कुछ जवाब दिए। आपको बताते चले कि उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी ने जेल में जिस तरीके से जहर देने का आरोप लगाया था, जिसकी आज भी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में पड़ी है, जहर देकर मारने का जो आरोप था वो इस घटना से साबित हुई है। सरकारी अराजकता लोगों के पकड़ में आ गई है। तो ये कहना था स्वामी प्रसाद मौर्य का उनके आवास पर। धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां सकल अकेल थाना के भकंदा गांव का एक मामला सामने आया, जहां अतीक के शार्प शूटर अब्दुल कवि के भाइयों पर शिकंजा कस गया है। अब्दुल कादिर और अब्दुल वली पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस ने मुनादी कराकर कुर्की की नोटिस भी लगा दी है। बताते चले कि अब्दुल के भाइयों के घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद दोनों भाई मौके से फरार भी हो गए हैं। थाना सराय कील में मुकदमा अपराध संख्या 6/24 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें अब्दुल कवि जो कि स्वर्गीय राजूपाल हत्याकांड में अभियुक्त रहा है और उसके भाई अब्दुल बली, अब्दुल काबिर तथा उसके साथ सऊद और फैज़ अभियुक्त हैं। अब्दुल कवि इस समय लखनऊ जेल में बंद है। आज अब्दुल बली और अब्दुल कादिर जो कि भकंदा सरायकिल के निवासी हैं, उनके यहाँ बाकायदा डुगडुगी बजा करके मुनादी करा करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 82 CRPC की कार्रवाई की गई है और अग्रिम कार्रवाई भी इनके साथ अमल में लाई जाएगी। अभी तक ये लगातार फरार चल रहे हैं। तो दोनों भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के बाद मौके से दोनों भाई फरार है। आपको बता दें कि अतीक के गुर्गों पर लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। वही अतीक के शार्प शूटर अब्दुल के भाइयों पर शिकंजा कस गया है। दोनों भाइयों के आवास से या यूं कहे घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, जिसके बाद लगातार ये कार्रवाइयों का दौर जारी है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां 5 वाहन आपस में जोरदार तरीके से टकरा गए। बताते चले कि अचानक इमरजेंसी ब्रेक लेने की वजह से यह हादसा हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे CHC में भर्ती करा दिया गया है। अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां रनिया थाना क्षेत्र के रनिया कस्बे के आर्य नगर में शौचालय टैंक में गिरकर 12 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है। दरअसल 10 फीट के टैंक में पानी भरा था, जिसमें गिरने से बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस पूरी घटना की सूचना साथ में खेल रहे बच्चों ने मासूम के घर जाकर परिजनों को दी, जिसकी सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बच्चा माँ पर लुक्कू पाड़ा खेलते तो उन पर गिर पर जाने को डाल देने टैंक माँ ढूंढ रहे। पहले सोचे लुक्कू पाड़ा गलत पे चप्पल दिखानी तो कूदे 2-3 लड़का तो बड़ी देर में ढूंढ नहीं पाए। काहे में गिर गया था बच्चा आपको? लैट्रिन के गड्ढा में। कितने वर्ष का था बच्चा? बच्चा तो 12 वर्ष का। पढ़ने जाता था? हाँ, 7 में पढ़ता था। 6 में पढ़। कहाँ पढ़ता था? छतरी में। छतरी में। आप लोगों को कैसे पता चला? हम लोगों का बच्चा बोला मम्मी लुक्कू पाड़ा गलत बर्फ मिलना ही रो है, तो कहना कि चला तो ढूंढना तो गिने हम लोग। तो कहना मम्मी इधर का गए तो चप्पलें जब उतर आए तो चप्पलें वहाँ पर पड़ी रहा है। तो कहना पानी में तो एक लड़का वहाँ से बोल अंकल तो हमको बउए का चप्पल उठाओ। तो वो चप्पल देखा तो बर्फ कर दे मम्मी यही माँ बर्फ परो है। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना रामपुर के पिलखनी गांव में जमीन के विवाद को लेकर एक बेटे ने पिता और नौकर को गोली मार दी, जिसमें नौकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गोली लगने से घायल हो गया। वहीं इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी हिस्ट्री शीटर भी बताया गया है।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।